हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए इसी अच्छाई के साथ हम लोग अब अपना एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ये टॉपिक जो है वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन से रिलेटेड है। यानी ब्लड के बारे में सभी जानते होंगे कि खून का कितना महत्व है हमारे शरीर में। तो खून अगर कम हो जाएगा तब क्या करेंगे। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि हम लोग जो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं। तो उसी ब्लड ट्रांसफ्यूजन को पूरे अच्छे से हम लोग इस वीडियो में समझेंगे कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या है, इसका सिद्धांत क्या है, यानी किस तरह से इसे जो है चढ़ाया जाता है। डोनर और रेसिपिएंट कौन कौन होते हैं, डोनर का क्या रोल है, यानी कहाँ से ब्लड आएगा और किसे चढ़ाया जाएगा, और किस तरह के इंस्ट्रक्शन होते हैं, कितने तरह के कॉम्प्लिकेशन होते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद। तो ये सभी चीज़ें हम लोग स्टेप बाय स्टेप एक एक करके पूरा समझेंगे। आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा ही हेल्पफुल होगी, क्योंकि ब्लड ट्रांसफ्यूजन से रिलेटेड जितनी भी बातें थी वो सारा हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ये जो हमारा ब्लड ट्रांसफ्यूज़न है, इससे रिलेटेड जो है बहुत सारी थीम हमारे वर्ल्ड में, हमारे राष्ट्र में, हमारे नेशन में आई हैं। तो इसीलिए क्या होता है कि वर्ल्ड ब्लड डोनेशन डे सेलिब्रेट होता है। ठीक है, तो वर्ल्ड ब्लड डोनेशन डे जो है वो 14 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। यानी इस दिन जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग ब्लड डोनेट करते हैं। उन लोगों को क्या होता है कि जागरूक किया जाता है, अवेयर किया जाता है इसके प्रति। और जो हमारा नेशनल ब्लड डोनेशन डे है वो 4 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछे जाते हैं कि वर्ल्ड ब्लड डोनेशन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये हमारा 14 जून, ठीक है, 14 जून। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता क्या है। इट इज़ अ प्रोसीजर इन विच ब्लड इज रिसीव्ड फ्रॉम द डोनर एंड ट्रांसफर टू द रेसिपिएंट। यानी कि डोनर कौन होता है, तो जो डोनेट कर रहा है, यानी जो ब्लड दे रहा है वो हमारा डोनर है। ठीक है, और जिससे ब्लड की ज़रूरत है, जिसके बॉडी में ब्लड चढ़ाया जाएगा, वो हमारा रेसिपिएंट है। ठीक है, यानी कि जो पेशेंट है वो हमारा रेसिपिएंट है, जो हेल्दी पर्सन है, जो डोनेट कर रहा है, वो हमारा डोनर है। ठीक है, तो ये एक तरह का क्या प्रक्रिया है, प्रोसीजर है, जिसमें कि ब्लड को डोनर से रिसीव किया जाता है और जिसे ज़रूरत है, यानी जो रेसिपिएंट है, उसके बॉडी में ये ट्रांसफ़र किया जाता है। सम टाइम होल ब्लड इज transferred and sometimes blood components are transferred as RBCs, WBCs, plasma, क्लॉटिंग फैक्टर एंड प्लेटलेट्स। यानी कभी कभी ऐसा होता है कि पूरे ब्लड को जो है वो डोनर से लिया जाएगा और फिर जो रेसिपिएंट है उससे वो ट्रांसफ़र किया जाएगा। लेकिन कभी कभी क्या होते हैं कि जो पेशेंट के शरीर में कमी है, यानी जिसको खून की ज़रूरत है, तो उसके शरीर में हो सकता है कि ब्लड का जो कंपोनेंट है, जिसमें प्लाज्मा होते हैं, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट, क्लॉटिंग फैक्टर, बहुत कुछ होते हैं। तो उनमें से जो जो चीज़ें कमी है, ठीक है, वही बस उनको चढ़ाया जाएगा, पूरा ब्लड नहीं चढ़ाया जाएगा। प्लाज्मा की कमी है तो बस प्लाज्मा चढ़ाया जाएगा, अगर प्लेटलेट की कमी है तो प्लेटलेट चढ़ाया जाएगा, अगर रेड ब्लड सेल्स यानी लाल रक्त कणिकाओं की कमी है तो बस वही चढ़ाया जाएगा। तो ये क्या है, ब्लड कंपोनेंट्स हैं। और पूरा ब्लड जब चढ़ेगा तो उसमें प्लाज्मा भी होगा, क्लॉटिंग फैक्टर्स भी होंगे, जिसमें आपका फाइब्रिनोजेन है, ठीक है, और आपका प्लेटलेट भी है, उसमें आपका जो है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी सब होंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं कि प्रिंसिपल क्या है ब्लड ट्रांसफ्यूजन का, यानी किस सिद्धांत पे ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है। ठीक है, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन मस्ट बी हार्मलेस टू डोनर एज वेल एज इट मस्ट बी हार्मलेस टू द रेसिपिएंट। यानी कि कोई भी हानि नहीं होना चाहिए, ना ही डोनर को ना ही रेसिपिएंट को। ठीक है, यही इसका मेन प्रिंसिपल है कि किसी को भी कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, बॉडी में ज़्यादा रिएक्शन नहीं हो, ज़्यादा दिक्कतें नहीं हो पेशेंट को या फिर जिसको ब्लड चाहिए और जो ब्लड देने वाला है। ठीक है, डोनर और रेसिपिएंट को ये उनके लिए हार्मलेस होना चाहिए, यानी कोई उनको कोई दिक्कत नहीं हो, कोई हानि ना हो, शरीर में कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह ना हो। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे कि किस तरह के कंटेनर में ब्लड को कलेक्ट किया जाता है। यानी ब्लड तो मान के चलिए डोनर है, वो अपना ब्लड डोनेट कर रहा है, यानी दे रहा है, तो अगर हम लोग उसके शरीर से खून लेते हैं तो ऐसी थोड़ी ना नीचे बहा देंगे, उसको किसी ना किसी बैग में, थैले में रखेंगे, तो वो हमारा कंटेनर है। ठीक है, तो उसके बारे में देखते हैं कितने तरह के कंटेनर होते हैं। तो मेनली 2 तरह के कंटेनर को यहाँ यूज किया जाता है। पहला है प्लास्टिक बैग ऑफ 350 ml
इन विच 49 ml एंटीकोगुलेंट इज प्रेजेंट। यानी कि पहला जो प्लास्टिक बैग है वो 350 ml का यानी 350 ml का है, जिसमें कि 49 ml क्या है, एंटीकोगुलेंट है। ठीक है, कितने तरह के एंटीकोगुलेंट होंगे वो हम लोग आगे के स्लाइड में समझेंगे। ठीक है, अभी फ़िलहाल यही देखते हैं कितने तरह के कंटेनर होते हैं। तो हमारा जो सेकंड है कंटेनर वो है 450 ml का वो कंटेनर है, यानी प्लास्टिक बैग है, जिसमें कि 63 ml क्या है, एंटीकोगुलेंट प्रेजेंट है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि डोनर का जो है यहाँ पे वो क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया होना चाहिए। यानी कि सभी लोग थोड़ी ना खूनदान दे सकते हैं, यानी हम ऐसे उठ के थोड़ी ना खूनदान करने चले जाएंगे, यानी ब्लड डोनेट करने नहीं चले जाएंगे। कुछ सिद्धांत होते हैं जिसके थ्रू उनका सिलेक्शन होता है। ठीक है, यानी हम डोनेट करने गए तो पहले वो सारे क्राइटेरिया को फुलफ़िल करेंगे वो लोग, कि आप ऐसे हैं, ऐसे होने चाहिए, इतना वेट, इतना आपका एज, इतना आपका जो है हीमोग्लोबिन होना चाहिए, सब देखना होगा। तो पहला जो इसमें है वो है कि आपका उम्र जो है वो 18 से ऊपर और 60 से कम होना चाहिए, 18 से 60 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है कि आपका वज़न, यानी वेट शुड बी अबव 45 kg, यानी आपका वज़न जो है वो 45 से 50 kg से ऊपर होना चाहिए। ठीक है, हीमोग्लोबिन आपके बॉडी में कितना होना चाहिए, तो 12.5 ग्राम। ठीक है, इससे ज़्यादा होगा तभी आप ब्लड डोनेट कर पाएंगे। उसके बाद है कि लास्ट ब्लड डोनेशन टाइम शुड बी 17 वीक्स बिफोर, यानी कि 17 सप्ताह, यानी कि 17 सप्ताह का इंटरवल होना चाहिए, यानी कि 3 से 4 महीना का। आप ये नहीं कि इस महीने किए फिर अगले महीने कर दिए, फिर अगले महीने डोनेट कर दिया, ऐसा नहीं करना है। 3 से 4 महीना का गैप होना चाहिए, यानी अभी किए तो अभी से 3-4 महीने बाद आपको ब्लड डोनेट करना है। इसका जो टाइम इंटरवल है वो है आपका 17 वीक। ठीक है, इसके बाद हमारा है कि डोनर में क्या क्या कमी रहेगी तो हम लोग उसको रिजेक्ट कर देंगे, यानी क्या क्या दिक्कतें अगर डोनर में होती हैं तो हम लोग उसका ब्लड नहीं लेते हैं। तो पहला है कि अगर उसके पास कोई हिस्ट्री है किसी वायरल बीमारी की, ठीक है, तो उसमें हमारा देखिए वायरल हेपेटाइटिस है या फिर उसको एड्स हो पेशेंट को, ठीक है, तो इस केस में हम लोग उस पेशेंट का जो है वो ब्लड नहीं लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये जो है ब्लड से फैलने वाली बीमारी है। अगर हम उस बीमार पर्सन का ब्लड लेते हैं तो ये बीमारी जो है वो हेल्दी पर्सन को भी हो जाएगी। तो इसीलिए ये रूल है कि यहाँ पे किसी भी ऐसे व्यक्ति का ब्लड नहीं लेना है जिसको कि वायरल हेपेटाइटिस हो और एड्स हो। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है कि अगर किसी व्यक्ति को मलेरिया हुआ होगा तो वो व्यक्ति ब्लड डोनेट नहीं कर सकता, यानी कि 3 महीने के आसपास अगर किसी को भी मलेरिया हुआ है तो उस व्यक्ति से ब्लड जो है नहीं लिया जाता है। ठीक है, इफ़ डोनर वाज अल्कोहल ड्रिंकिंग इन लास्ट 1 डे, अगर कोई व्यक्ति शराब पिया होता है, वो आज पिए कल पिए, यानी 1-2 दिन के आसपास अगर पिया रहता है तो उसका भी ब्लड जो है वो नहीं लिया जाता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है इसी में एंटीकोगुलेंट विच इज़ यूज्ड फॉर कलेक्शन, यानी हमने देखा था कि कितने टाइप के कंटेनर थे, यानी उन प्लास्टिक बैग में जो 350 ml 450 ml का जो प्लास्टिक बैग का कंटेनर था उसमें जो थे वो एंटीकोगुलेंट प्रेजेंट थे। तो उसमें कौन कौन से एंटीकोगुलेंट थे तो वो सारे के बारे में अभी हम लोग देखेंगे। तो मेनली एंटीकोगुलेंट का यूज़ क्यों करते हैं, एंटीकोगुलेंट क्या होता है कि वो ब्लड को जो है जो खून है हमारा उसे जमने नहीं देता है। ठीक है, ब्लड जम जाएगा तो फिर चढ़ेगा कैसे, ठीक है, इसीलिए ब्लड को जमना नहीं चाहिए, इसीलिए उसमें एंटीकोगुलेंट प्रेजेंट होता है बैग में। तो पहला जो एंटीकोगुलेंट है वो है CPD, जिसका फुल फॉर्म है साइट्रेट फॉस्फेट डेक्सट्रोज। ये बहुत ही कॉमन एंटीकोगुलेंट है जो कि मैक्सिमम ब्लड बैंक में यूज होता है। ठीक है, तो ये जो है वो बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है कि कौन सा एंटीकोगुलेंट का यूज करते हैं हमारे ब्लड बैग में, तो वो हमारा है CPD यानी साइट्रेट फॉस्फेट डेक्सट्रोज। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट है ACD यानी एसिड साइट्रेट डेक्सट्रोज, ये भी एक तरह का एंटीकोगुलेंट है। अब हमारा थर्ड है CPDA यानी साइट्रेट फॉस्फेट डेक्सट्रोज एडेनिन। ठीक है, तो ये भी हमारा जो है वो भी एक तरह का एंटीकोगुलेंट है और ये सारे एंटीकोगुलेंट जो है वो ब्लड बैंक में यूज होते हैं। ठीक है, मेनली जो है वो CPD है यानी साइट्रेट फॉस्फेट डेक्सट्रोज, ये जो एडेनाइन वाला है वो भी ज़्यादा यूज़ नहीं होता, मेनली साइट्रेट फॉस्फेट डेक्सट्रोज जो एंटीकोगुलेंट है वो मोस्टली यूज होता है। तो अब हम लोग देखते हैं कि किस तरह के रिएक्शंस होते हैं अगर ब्लड ट्रांसफ्यूज़न किया जा रहा है किसी को, तो क्या क्या दिक्कतें देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो पहला है कि एलर्जिक रिएक्शंस हो सकती हैं, यानी कभी कभी ऐसा देखने में आता है कि अगर ब्लड ट्रांसफ्यूज़न हो रहा है तो उस पेशेंट को क्या होता है, यानी जिसको ब्लड चढ़ाया जा रहा है
उस पेशेंट के बॉडी में रिएक्शन होने लगते हैं, जैसे खुजली वगैरह, ठीक है, सबसे कॉमन है खुजली होना। तो सेकंड है हमारा कि हो सकता है कि फ़ीवर हो जाए। अगर फ़ीवर होता है तो ये बहुत ही नॉर्मल सा सिम्टम है, लक्षण है, जो कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम आता है मैक्सिमम को। अगर फ़ीवर आता है तो उस टाइम के लिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन को रोक दें, और जब उसका फ़ीवर नॉर्मल होता है पेशेंट का तो फिर से ब्लड ट्रांसफ्यूजन यानी ब्लड चढ़ाना शुरू कर दें, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट है हमारा एक्यूट हीमोलाइटिक रिएक्शन, यानी क्या होता है कि कभी कभी ये जो कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा ही लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। इसमें जो है वो पेशेंट की मौत भी हो सकती है, ठीक है, क्योंकि ये जो है ये तब होता है जबकि एक ही ब्लड ग्रुप वाले लोगों का जो है वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन ना हो रहा हो, यानी कि ए पॉजिटिव किसी का ब्लड है और उसको जो है बी पॉजिटिव वाले को चढ़ाया जा रहा, तो इसमें क्या हो जाएगा कि इसमें डिस्ट्रक्शन होने लगता है, यानी जो है हमारा बॉडी वो एक्सेप्ट नहीं करती है दूसरे ब्लड को, ठीक है, तो हमारा ब्लड जो है वो टूटना शुरू कर देगा, और इस तरह से हमारा जो लीवर वगैरह फेल हो जाएगा, किडनी फेल हो जाएगा, हार्ट फेल हो जाएगा, ये सब फेलुअर होने लगते हैं ऑर्गन का, तो इससे जो है हमारा सडन डेथ भी हो सकता है। तो अब हमारा नेक्स्ट है डिजीनेस, यानी कि होता है कभी कभी कि चक्कर वगैरह भी आने लगते हैं, जो हमारा बीपी है वो भी, ब्लड प्रेशर जो है वो लो हो जाता है, हाइपोथर्मिया यानी कि हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है वो भी कम हो जाता है, और कभी कभी पीठ में दर्द भी होता है किसी किसी को, ठीक है, तो ये सारे जो है लक्षण हैं, यानी इस तरह के रिएक्शंस हो सकते हैं पेशेंट को। अब हम लोग आगे समझते हैं कि किस तरह का प्रोसीजर अपनाया जाता है, यानी किस तरह से ब्लड को जो है वो डोनर से लिया जाता है, यानी स्टेप बाय स्टेप उसको समझेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है कि फर्स्टली प्रोवाइड अ कंफर्टेबल पोजीशन टू द डोनर एंड पुट हिज और हर हैंड ऑन द आर्म रेस्ट, यानी सबसे पहले उसको कंफर्टेबल पोजीशन में लाइए, यानी कि लिटा दीजिए, ठीक है। लिटाने के बाद उनका जो हाथ है वो आर्म रेस्ट पर रख दीजिए, ठीक है। अप्लाई टर्निक्वेट एंड सेलेक्ट हेल्दी वेन फॉर कलेक्शन। आफ्टर दिस सेलेक्शन ऑफ वेन क्लीन द एरिया बाय अल्कोहल बेस्ड सॉल्यूशन। आफ्टर दिस इंसर्ट नीडल इनटू द डोनर वेन, यानी कि क्या करिए कि जब पेशेंट को आप पोजीशन बना दिए उसके बाद क्या करिए कि उनके हाथ में बाजू पे क्या है कि टर्निक्वेट बांध दीजिए, एक रस्सी की तरह होता है, ठीक है, उसको बांध देना होता है, उससे जो है वेन अच्छे से दिखती है, ठीक है। तो इसके बाद हमें क्या करना है बांधने के बाद कि अच्छा वेन जो है सबसे हेल्दी वेन, बढ़िया वेन देखना है जिससे कि बढ़िया से ब्लड आ जाए, ठीक है। तो जब हम लोग को वेन मिल जाता है तो उसके बाद क्या करना है कि उस एरिया को अल्कोहल बेस्ड सॉल्यूशन यानी कि स्प्रिट से अच्छे से क्लीन करना है, यानी साफ़ कर लेना है। उसके बाद क्या करना है कि नीडल को उसमें इंसर्ट करना है, ठीक है, डोनर के वेन में। उसके बाद जो है नेक्स्ट स्टेप हुआ है कि ड्यूरिंग द कलेक्शन मिक्स ब्लड विद एंटीकोगुलेंट एंड आफ्टर द कलेक्शन अप्लाई अ बैंडेज, यानी कि क्या होता है कि ब्लड बैग में मैंने बताया जैसा कि उसमें एंटीकोगुलेंट होते हैं ताकि हमारा जो खून है वो जमे ना, ठीक है। तो क्या होता है कि जब ब्लड कलेक्शन कर रहे हैं आप, यानी जो दान दे रहा है ब्लड, तो उसके शरीर से जाके ब्लड बैग में यानी उस कंटेनर में जमा हो रहा है, तो उसको मिक्स करना रहता है बार बार, ठीक है। वहाँ एक पर्सन रहता है जो कि उसको मिक्स करता है, लेकिन आजकल के टाइम में रोटेटर प्रेजेंट है जिस पे ब्लड रखा रहता है, तो वो अपने आप जो है मिक्स होता है, ठीक है। तो इस तरह से ब्लड को मिक्स करते रहना है ताकि वो एंटीकोगुलेंट के साथ बढ़िया से मिक्स हो जाए और वो जमे ना, ठीक है। तो जब हमारा कलेक्शन हो जाता है ब्लड का तो उसके बाद वो कैनुला निकालने के बाद वहाँ पे अच्छे से बैंडेज लगा देना होता है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं डोनर के लिए, ठीक है, यानी कि खून दान करने के बाद किस तरह से उनका जो है अपना केयर करना रहता है उनको, ठीक है। तो इफ़ डोनर फील्स डिजी देन लाई डाउन द डोनर, अगर पेशेंट को जो हमारा जो डोनर है जब वो खून दान करता है तो उसके बाद हो सकता है उसके चक्कर आए, क्योंकि खून इतना अचानक से निकला है बॉडी से, तो वो इम्बैलेंस हो सकता है, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट वगैरह जो भी बॉडी का है फ्लूइड इम्बैलेंस हो सकता है, तो उससे चक्कर आ सकता है। तो इस कंडीशन में पेशेंट को क्या करिए कि लिटा दीजिए कुछ टाइम के लिए। नेक्स्ट है कि डोनर शुड अवॉइड अल्कोहल, यानी शराब बिल्कुल नहीं पीना है ब्लड डोनेशन के बाद। डोनर शुड ईट वेल एंड हेल्दी फूड, यानी उन्हें जो है अच्छा खाना खाना है, हेल्दी खाना खाना है, ठीक है, फ्रूट्स वगैरह, वेजिटेबल्स वगैरह, जूसेज वगैरह पीजिए जिससे कि आपका जो खून निकला है उतना उतना अच्छे से बन पाए बाद में, ठीक है। डोनर शुड नॉट डूइंग एनी हार्ड वर्क आफ्टर डोनेशन, यानी कि आपने आज खून दान किया और उसके बाद बहुत ज़्यादा ही आप हार्ड काम कर रहे हैं, खूब मतलब बहुत ज़्यादा ही हार्ड वर्क कर रहे हैं जिससे कि आपको जो है बहुत वीकनेस लग रही है, चक्कर सा आ रहा है, तो आपके साथ कुछ भी इंसिडेंट हो सकता है बुरा, ठीक है। तो केयरफुल रहना होता है इसके बाद थोड़ा।
अब है कि हमने खून तो ले लिया, यानी ब्लड तो डोनेट करवा लिया, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि ब्लड बैग में भी आ गया, यानी कंटेनर में भी जमा हो गया। अब ज़रूरी तो ना है कि जितना ब्लड डोनेशन हुआ है उतना ही पेशेंट वहाँ मिल जाए। तो क्या होता है कि इसको जो है सुरक्षित स्टोर किया जाता है। तो अब हम लोग देखेंगे प्रिजर्वेशन को, यानी किस तरह से इसे प्रिजर्व किया जाता है, स्टोर किया जाता है। अगर पूरा ब्लड है, यानी जिसमें प्लेटलेट है, प्लाज्मा है, आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, क्लॉटिंग फैक्टर है, सब कुछ है, तो उसको क्या करते हैं कि 1 से 6 डिग्री सेल्सियस पर 21 से 35 दिन के लिए हम लोग स्टोर कर सकते हैं। सेकेंड है अगर रेड ब्लड सेल्स है, यानी कि लाल रक्त कणिकाएँ हैं बस, तो वो भी 1 से 6 डिग्री सेल्सियस पे 42 दिन तक हम लोग उसे स्टोर करके रख सकते हैं। उसके बाद एक क्रायोप्रेसिपिटेट, यानी इसको भी हम लोग 18 डिग्री सेल्सियस पर 1 साल के लिए रख सकते हैं। अब हमारा प्लाज्मा है, प्लाज्मा को भी 18 डिग्री सेल्सियस यानी 18 डिग्री सेल्सियस पर 1 साल के लिए रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद हमारा प्लेटलेट है, जिसे 20 से 24 डिग्री सेल्सियस पर 5 दिन के लिए बस स्टोर करके रख सकते हैं। तो ये इसका प्रिजर्वेशन का कुछ टाइम ड्यूरेशन है और इसका टेम्परेचर वगैरह है। तो इसे केयरफुली आप लोग ये पूरा टॉपिक आई होप समझ गए होंगे, केयरफुली इसे लिख लीजिए। तो अब हम लोग अब इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न होगा, अगर कुछ भी दिक्कत होगी तो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ कमेंट करिए। अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो तो प्लीज़ इसके लिए भी कमेंट करिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और ऐसे ही मेरे चैनल पर ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए, सपोर्ट करते रहिए। और थैंक यू, बाय बाय। मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में।